वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के इस अधिकार को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाने का मन बना लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 बदलाव पर चर्चा की गई है, जिसमें से एक जो सबसे अहम बदलाव है जिसकी चर्चा है वो है अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसका अनिवार्य तौर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति के बीच विवाद चल रहा है तो उसका भी वेरिफिकेशन होगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर विधेयक पेश कर सकती है। वहीं जब वक्फ बोर्ड को लेकर इस तरह की चर्चा छिड़ी तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ने वही अपना पुराना मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि ये वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ कहा कि वक्फ सिस्टम को टच मी नॉट की सनक सियासत से बाहर आना होगा। समावेशी सुधार पर सांप्रदायिकवाद ठीक नहीं। मुसलमानों के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड, सिखों के लिए गुरुद्वारा कमेटी, ईसाइयों के लिए मिशनरी कमेटी, तो फिर हिंदुओं के लिए कोई कमेटी या बोर्ड क्यों नहीं? जहां हिंदुओं की हक की बात हो, हिंदुओं के अधिकारों की बात हो, जैसे सबके धर्मों का कोई बोर्ड या कोई कमेटी है, तो फिर राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड की भी तो मांग पूरी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड ट्रेंड कर रहा है। कहा जा रहा है कि भारत सेक्युलर देश है, सभी धर्म को एक समान मानने वाले देश में हिंदू धर्म के साथ भेदभाव क्यों? हिंदू सभ्यता को बचाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड अनिवार्य है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस मांग को उठाया है। उनका कहना है कि जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसी तरह से राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड भी बनाया जाना जरूरी है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में ऐलान किया कि लव जिहाद के मामले में अधिकतम सजा को उम्र कैद में संशोधित किया जाएगा। हिंदू बेटियों के हित में लिए गए योगी के इस फैसले का हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी समर्थन किया और इसे अपने राज्य में भी लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है, यूपी की तरह ही अब असम में भी लव जिहाद के कानून में अधिकतम सजा उम्र कैद तक की होगी। इसको लेकर जल्द ही कानून में संशोधन किया जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा, हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बातें की थी। ऐसे में हम जल्द ही कानून लाएंगे जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी। साथ ही असम सीएम ने यह भी कहा, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जमीन बिक्री की डील से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना जरूरी होगा। एससी के आरक्षण पर दिए गए फैसले पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आ गया है। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को समाप्त करके उसे सामान्य वर्ग को देने जैसा होगा। इस फैसले से बीएसपी सहमत नहीं है। आरक्षण पर नई सूची बनाने से कई तरह की परेशानियां सामने आएंगी। फिर भाजपा सरकार को एक तरह से चुनौती देते हुए मायावती ने यह भी कहा, भाजपा सरकार अगर SC/ST समाज की हितैषी है और नीयत साफ है तो आरक्षण की गारंटी दे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ खेला और ऐसी शिकस्त दी कि सेमीफाइनल में शानदार एंट्री की। ग्रुप स्टेज में कमाल का प्रदर्शन करने वाली भारतीय हॉकी टीम ने इस मुकाबले की दमदार शुरुआत की, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने भी कमाल का प्रदर्शन दिखाया, जिसके बाद नतीजा शूटआउट से निकला। दोनों टीमों के बीच मुकाबले का पहला क्वार्टर 0-0 पर खत्म हुआ था, लेकिन दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों की तरफ से आक्रामक खेल देखने को मिला, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में भारतीय खिलाड़ियों ने बाजी मार दी। भारत ने ब्रिटेन को 4-2 से मात दे दी। भारतीय अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश इस जीत के बड़े हीरो रहे। उन्होंने शूटआउट में 2 गोल बचाए, जिसने भारतीय टीम की जीत की कहानी लिख दी। मोदी 3.0 की सरकार में अब चीन पर अगली कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। भारत सरकार अगले 3 महीने में सिस्टमैटिक तरीके से 400 चीनी कंपनियों पर ताला लगाने वाली है। इन कंपनियों पर भारत में अवैध तरीके से काम करने और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। ऐसी कंपनियां देश के 17 राज्यों में हैं, जो ऑनलाइन लोन जॉब पोर्टल के रूप में काम कर रही हैं और भारतीय पैसों को अवैध तरीके से चीन भेज रही हैं। इन कंपनियों में डायरेक्टर तो भारतीय हैं, लेकिन रुपए चीनी कंपनियों के लगे हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मोबाइल स्क्रीन और बैटरी बनाने वाली लगभग 40 चीनी कंपनियों के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि करीब 600 चीनी कंपनियां जांच के दायरे में आ सकती है।